हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टटनेक्स। जैसा कि हम पीपीएस पढ़ रहे हैं, तो पीपीएस पढ़ने की सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हम चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे बेसिक चीज होती है, जो हमें जिससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स होते हैं कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट या इनपुट को डिफाइन करने के लिए कि जो हमने इनपुट किया है वो असल में क्या है, कि वो इंटीजर है, कि वो अल्फाबेट है, कि वो स्ट्रिंग है। ऐसे अलग अलग एंट्रीज को डिफरेंशिएट करने के लिए और उनको उनके हिसाब से साइज एलोकेट करने के लिए यूज किया जाने वाला कीवर्ड है डाटा टाइप्स। जिसमें डाटा टाइप्स कई प्रकार के होते हैं, पर हमारे इस सिलेबस में एक ही डाटा टाइप है, जो कि है प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होते हैं जो जिनसे पूरा अ, कोई भी लैंग्वेज जिनसे पूरी लैंग्वेज बनी जाती है, या या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पूरे प्रोग्राम में सबसे बेसिक चीज जिसे जिससे हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स लेवल तक राइट कर सके या हमारे कोड को प्रोग्राम कर सके, उन सभी डाटा टाइप्स को बोलेंगे हम प्रिमिटिव डाटा टाइप। इसका सिंपल यही मतलब है कि अम, हर एक लैंग्वेज की खुद की प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है, जिसे हम प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं। तो हर एक लैंग्वेज की खुद की होती है। और यहाँ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एक और चीज कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो हम सबसे बेसिक चीज सीखेंगे, या फिर सबसे बेसिक डाटा टाइप जो हम यूज करेंगे जिससे पूरा कोड बनेगा, उसे हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में सबसे पहला डाटा टाइप है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप तब यूज किया जाता है जब हमें अपने प्रोग्राम या कोड में होल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जब भी हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और वो 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करती है, तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। जनरली इंटीजर जो डाटा टाइप है वो 4 बीट तक मेमोरी एलोकेट होती है उसकी। तो हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो उसके पास 4 बीट्स है अपनी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और वो 4 बीट से ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। और इंटीजर डाटा टाइप का यूज नॉर्मल कैलकुलेशन में, जहाँ पे हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज या कोई भी इरेशनल या रेशनल वैल्यूज यूज नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हम होल नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तब हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। तो ये था हमारा इंटीजर डाटा टाइप। तो हम अब नेक्स्ट अपने डाटा टाइप पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा फ्लोट डाटा टाइप। जैसे कि हमने सीखा कि इंटीजर डाटा टाइप में हम सिर्फ होल नंबर यूज करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर हमें कभी डेसिमल वैल्यूज यूज करनी हो या फिर इरेशनल वैल्यूज यूज करनी हो, तो हम इंटीजर डाटा टाइप का यूज नहीं कर सकते। इसी ड्रॉबैक को अपनी एडवांटेज के रूप में यूज करता है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप तब यूज किया जाता है जब हमें मेनली फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज अपने प्रोग्राम में यूज करनी हो या स्टोर करनी हो। ये ये इसलिए भी यूज होता है कि हमें कभी कभार कैलकुलेशन में होल नंबर से ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है, जैसे कि स्टैटिक्स में हम यूज करते हैं मीन मीडियन मोड यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रिसीजन ज्यादा चाहिए रहता है, इसीलिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं। ये भी बेसिकली उतनी ही स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है जितनी कि इंटीजर डाटा टाइप, जो कि है 4 बीट्स। और
इसकी मेमोरी भी फिक्स रहती है, कभी बढ़ नहीं सकती या कम नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा फ्लोट डाटा टाइप। फिर नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है डबल डाटा टाइप। जैसे कि हमने सीखा कि फ्लोट डाटा टाइप डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही डबल भी डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट दोनों में डिफरेंस, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है, ये है कि फ्लोट डेसिमल के बाद 2 या 4 डिजिट तक ही सेव कर सकता है या स्टोर कर सकता है, पर डबल जो है उसके अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो 8 टू 16 डिजिट स्टोर कर सकता है डेसिमल के बाद भी। इसीलिए ये ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के हाई प्रिसीजन वाले आंसर्स चाहिए रहते हैं या हाई एक्यूरेसी वाले सॉल्यूशन चाहिए रहते, तब हम डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये डबल डाटा टाइप जो है वो फ्लोट से लगभग डबल वैल्यू स्टोर करता है, इसीलिए इसका मेमोरी एलोकेशन भी फ्लोट से 2 गुना यानी डबल है। फ्लोट 8 बाइट मेमोरी स्टोर करता है और डबल जो है फ्लोट जो है वो 4 बाइट स्टोर करता है, जबकि डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी स्टोर करता है, यूज़ करता है। तो ये था हमारा डबल। अब नेक्स्ट डाटा टाइप है, तो हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है चार डाटा टाइप। जैसा कि हमने अभी तक सीखा कि इंटीजर, फ्लोट और डबल है, वो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करते हैं, पर हम हमेशा जो इनपुट डालेंगे या एंट्री करेंगे वो हर बार न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने चार डाटा टाइप बनाए, जिसमें हम कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो चार कैरेक्टर सिंपली ऐसा डाटा टाइप है जहाँ पे हम कोई भी एक लेटर, अल्फ़ाबेट्स का कोई भी एक लेटर स्टोर कर सकते हैं। और इसके कुछ रूल्स है कि जब भी हम चार डाटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी हमने हमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो हमेशा सिंगल या डबल कोट में स्टोर की जाती है। और इसमें जैसे कि ये एक ही लेटर स्टोर कर रहा है, तो इसकी मेमोरी एलोकेशन भी 1/t होती है। तो ये था हमारा चार डाटा टाइप। अभी तक हमने सीखा कि अलग अलग डाटा टाइप्स है, वो अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं, अलग अलग उनकी मेमोरी एलोकेशन होती है। पर हमें प्रूफ करना होगा कि कोई भी डाटा टाइप है उसकी मेमोरी लोकेशन यही स्पेसिफिक है, या फिर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम हो हमारे पास जिसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि अपनी एंट्री कितनी साइज स्टोर कर रही है, हम हमारी दी हुई एंट्री कितनी साइज स्टोर कर रही है, या फिर वो कंपाइलर में कितनी जगह रोक रही है। तो ऐसे टाइम पे हम यूज़ करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का। तो साइज ऑफ ऑपरेटर डिटरमाइन करता है कि हम कोई भी डाटा टाइप या वेरिएबल जो स्टोर कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसकी एग्जैक्ट मेमोरी साइज कितनी है। तो सिंपली अगर उसको यूज़ करना हो तो हम सिंपल सिंटैक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ इंटीजर। अगर हमें इंटीजर की साइज निकालनी है, जैसे कि हमने हमने आगे पढ़ा कि इंटीजर हमेशा 4 बाइट स्टोर करता है, तो हमें सिर्फ चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि जो हमने पढ़ा वो सही है कि नहीं है। तो हम साइज ऑफ इंटीजर लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो वो भी 4 ही आंसर देगा। या फिर हमें कोई वेरिएबल नेम दिया है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो कितनी मेमोरी स्टोर कर रहा है, तो वैसे टाइम के लिए भी हम साइज ऑफ यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे इसका नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि साइज ऑफ के यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे हम साइज ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमने पहले हेडर डिफाइन किया, फिर हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया इंटीजर मेन ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, प्रिंट एफ परसेंटेज डी साइज ऑफ इंटीजर। हम डायरेक्ट इंटीजर जो हमारा डाटा टाइप है उसकी वैल्यू या उसकी साइज डिटरमाइन कर रहे हैं या कॉल करवा रहे हैं। तो जब ये कोड रन होगा तब वो आंसर 4 ही देगा, जैसे कि इधर लिखा है द प्रोग्राम दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज द साइज ऑफ द इंटीजर डाटा टाइप ऑन योर करंट सिस्टम यूजुअली 4।
तो हमने आगे पढ़ा ही था कि इंटीजर 4 बिट्स स्टोर करता है या ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो जब हम ये कोड रन करेंगे तब तब भी वो आंसर 4 ही देगा। तो इससे क्रॉस चेक हो रहा है कि हमने जो आगे पढ़ा वो हमेशा सही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल हमें वेरिएबल की साइज़ निकालनी हो तब भी हम साइज़ ऑफ का यूज़ कर सकते हैं और सिमिलर ऐसे ही मेथड यूज़ करना होता है हमें हर कोड में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा डाटा टाइप्स हैं, अलग-अलग डाटा टाइप्स हैं। तो वो डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स सिंपली क्या होते हैं कि हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम सिंबॉलिक नेम दे रहे हैं या फिर हम उसको नेम दे रहे हैं ताकि हम उसको इजीली कॉल करवा सके या उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। तो इधर वही लिखा है कि ए वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन used to store data values that can change during program execution, must be declared with a data type before use and act as a symbolic name for memory address. हम कोई भी डाटा टाइप यूज करके वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसकी जो एड्रेस है मेमोरी का वो फिक्स नहीं रह रहा है। पर अगर हम उसको वेरिएबल नेम दे दें, अगर हम उसकी नेमिंग कर दे रहे तो वो जो वेरिएबल बन जाएगा वो फिक्स हो जाएगा कि जब भी हम कोई भी उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा उसी मेमोरी एड्रेस पे जहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये था हमारा वेरिएबल। अब हम वेरिएबल के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैसे कौन-कौन सी चीज़ों को वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, किससे वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल के एक्चुअल यूज़ क्या है प्रोग्राम में और बाकी सारी चीज़ें। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये कुछ रूल्स है जब भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, तो ये रूल्स को हमेशा फॉलो करना रहता है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। हम कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो या तो फिर वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल या लेटर या स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट से या फिर हम उसे अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, दे कैन कंटेन डिजिट बट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल के बीच में हम डिजिट डाल सकते हैं पर हम कभी भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते या फिर एंड भी नहीं कर सकते। तो वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट लेटर से ही स्टार्ट होता है और उसी से एंड होता है। इसका रीज़न ये भी है कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सी इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी क्या है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हमने कोई इसमें एग्जांपल में लिखा है एज और एज, ये दोनों का मतलब सेम है। दोनों की सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कि इधर कैपिटल ए लिखा है और इधर स्मॉल ए। हमें पता है कि दोनों का मतलब सेम है, दोनों के वर्किंग सेम होंगे, दोनों क्या कहना चाहते हैं वो भी सेम है। पर जो सी है वो हाईली केस सेंसिटिव है। इसीलिए हम जैसा वेरिएबल स्टार्टिंग में डिफाइन कर रहे हैं वैसा ही वेरिएबल हमें थ्रू आउट द कोड यूज करना रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। हाँ, ये है कि हम जैसे कि कोड में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, इंक्लूड, स्टूडियो, इंटीजर, रिटर्न, प्रिंटफ। ये सारी चीज़ें हमें हर लैंग्वेज के लिए, नॉट फॉर सी ओनली, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं वो उनका क्योंकि उनका फंक्शन पहले से प्री डिफाइन किया रहता है लैंग्वेज में कि अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो उसका मतलब इंटीजर, आईएनटी लिख रहे हैं तो उसका मतलब इंटीजर होगा, रिटर्न लिख रहे हैं मतलब कोड कंप्लीशन होने के बाद का कंडीशन अप्लाई कर रहा है। फिर अगर हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं तो वो किसी चीज को प्रिंट कर रहा है, तो इसीलिए हम ये सबको वेरिएबल्स नेम में नहीं ले सकते।
और वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर बेटर रीडेबिलिटी। अगर हम कोडिंग कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो छोटे मोटे कोड नहीं लिखते हैं, वो उनके लिए वो कुछ डेवलप कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, वेब डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती है कोड की। तो जब भी हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो हमें हमेशा मीनिंगफुल कीवर्ड लेने चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरा हमारा कोड पढ़े तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि हमने किस चीज़ को क्या डिफाइन किया है। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते प्रॉफिट को एक्स वाई जेड लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट को अंडरस्कोर एबीसी कुछ भी लिख दिया। तो इससे हमें बाद में भी नहीं पता, अगर हम बाद में कोई उसी कोड को रन कर रहे हैं तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि जो वैल्यू आउटपुट में आई है वो कौन सी चीज़ है, प्रॉफिट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कुछ और है। इसीलिए हमेशा वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे कि इधर एक एग्जांपल है, वैलिड वेरिएबल नेम में क्या है, हम कुछ चीज़ काउंट कर रहे हैं प्रोग्राम में अपने, तो काउंट ले सकते हैं। अगर हम दो टोटल सम कर रहे हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम टोटल सम करते हैं, एवरेज निकालने के टाइम करते हैं, तो हम टोटल फिर अंडरस्कोर सम, ऐसे भी वेरिएबल नेम बना सकते हैं। फिर ग्रेड, किसी स्टूडेंट्स का ग्रेड लिख रहे हैं हम, तो ग्रेड अंडरस्कोर है, इधर ए स्टूडेंट है, इधर ए ग्रेड नहीं है, स्टूडेंट नेम है। फिर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, अंडरस्कोर वैल्यू। ये सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स है। और अगर इनवैलिड में देखा जाए तो कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम रिजर्व कीवर्ड में, जैसे हमने पढ़ा कि रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। और ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। इधर सिर्फ पूरे वेरिएबल नेम नेमिंग करते टाइम सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो यूज़ होता है, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे सारे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। ये सारी चीज़ें हमें अपने कोड करते टाइम ध्यान रखनी है। तो हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको नेमिंग कैसे करते हैं, पर एक्चुअल में वो हमारे कोड में यूज़ कैसे होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि इंटीजर स्टोर आईएनटी स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्या इंटीजर 10, तो ये वैलिड गिनाएगा, पर नहीं, वैलिड नहीं गिनाएगा, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पर वो किस चीज़ में स्टोर कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें डिक्लेरेशन करना होता है कि हम अपना कोई भी कोड हम लिख रहे हैं तो उसमें वेरिएबल हम लगा रहे हैं, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिना डिक्लेयर के हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे तो वो लास्ट में एक तो एरर देगा, और कोड के क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पहला स्टेप क्या होता है, इंटीजर एक्स सेमीकोलन, ये एक डिक्लेरेशन का मेथड है। फिर दूसरा स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है तो एक्स में अगर कोई वैल्यू स्टोर करानी हो, जैसे कि 5, 10, 15, 100, 1000 कुछ भी नहीं हो, तो हमें ऐसे x इक्वल टू 5 सेमीकोलन ऐसे लिख के हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, ताकि हम आगे जाके x की वैल्यू को यूज़ कर सकें। अगर हमें ये दो स्टेप ना करके अगर हम कंबाइंड स्टेप यूज़ करें, इंटीजर x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ये भी एक वैलिड मेथड है। हम ज़्यादातर कंबाइंड मेथड ही यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि हमारा कोड बल्कि ना लगे ज़्यादा। तो ये थे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेंट्स इन सी। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोड में थ्रू आउट द कोड या कभी भी हम उसे बदलना नहीं चाहते, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, हमें बार बार डालना ना पड़े, चेंज ना करनी पड़े। हम कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कभी मुझे पूरे कोड के थ्रू सेम रखनी है, तो वो चेंज ना हो जाए। ये ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लूप यूज़ करनी हो, तो कांस्टेंट लूप के टाइम हम यूज़ करते हैं
जब लूप यूज़ कर रहे होते हैं तब हमारी वैल्यूज़ वेरिएबल की चेंज होने लगती है। अगर हम कुछ चेक करवा रहे हो या फिर हम जैसे कि 1 से 100 के बीच में इवन नंबर कौन-कौन से हैं, तो उसको हम आई वेरिएबल नेम से डिफाइन कर रहे हैं। तो आई वेरिएबल वो हर एक वैल्यू चेक करेगा, तो ऐसे टाइम पे हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा। ये हमने पढ़ा कि कांस्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, रीड ओनली वेरिएबल। हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, एक बार डिफाइन कर दिया हमने तो इसको चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट कोड। तो कांस्टेंट कीवर्ड क्रिएट ए वेरिएबल whose values cannot be modified after initialization। हमने एक बार इनिशियलाइजेशन कर दिया कोई भी वेरिएबल का और उसे कांस्टेंट बना दिया, तो हम उसकी वैल्यू बाद में वापस से चेंज नहीं कर सकते। ये क्यों यूज होता है? इम्प्रूव प्रोग्राम सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंशियल चेंजेस। जैसे कि हमने पढ़ा लूप्स में या फिर कोई और प्रोग्राम में तो एरर के एरर की वजह से वैल्यू चेंज हो जा रही है। तब ऐसे टाइम पे अगर हमने कांस्टेंट यूज़ किया होता है तब वो ऐसे चेंजेस को प्रिवेंट करता है। और फिर सेकंड पॉइंट है कि चेक स्ट्रिक्टली बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। जो हमारा कंपाइलर है वो फर्स्ट चेक करता है कि पूरे कोड में कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है, और कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, कांस्टेंट कीवर्ड और कांस्टेंट वैल्यू को। तो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मास्टरिंग सी ऑपरेटर। ये वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो मोस्टली 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। तो हमने अभी तक सीखा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। पर हम दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो डाटा टाइप्स के बीच में कैसे रिलेशन बना सकते हैं और हम कैलकुलेशन कैसे अपनी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए रहते हैं। तो सी प्रोग्राम में अलग-अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो अलग-अलग कंडीशन के साथ फॉलो करते हैं रूल्स और हमें आउटपुट देते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे सिंपल ऑपरेटर्स हैं जिनमें एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार। अब इसमें से प्रॉब्लम तब आती है कि डिवीजन और मॉड्यूलस हमें कब यूज़ करना है। जब हमें डिवीजन तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई भी दो वैल्यूज़ के बीच डिवाइड करने के बाद हमें उसका क्वोशिएंट चाहिए रहता है। जैसे कि 2 डिवाइड बाय 5 या 5 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं हम, तो क्वोशिएंट होगा ऐसे टाइम पे क्वोशिएंट होगा 2। अगर हमें क्वोशिएंट चाहिए तब हमें डिवीजन करना है, और अगर मॉड्यूलस यूज़ कर रहे हैं तब हमें रिमाइंडर मिलेगा। उसी को एग्जांपल में 5 डिवाइड बाय 2 में अगर हम मॉड्यूलस यूज़ कर रहे हैं 5 मॉड्यूलस 2, तो हमें आंसर में 1 मिलेगा। तो यही सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स कोई भी दो वैल्यूज के बीच और दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इधर लिखा है डबल इक्वल टू, इज इक्वल टू, मतलब आप क्वेश्चन हो सकता है कि इधर डबल इक्वल टू क्यों यूज़ किया है। डबल इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ तब क्यों इसलिए होता है क्योंकि जो डबल इक्वल टू है वो जब भी कोई दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहा है तो वो दोनों के डाटा टाइप्स को भी कंपेयर करता है और दोनों की वैल्यूज को भी कंपेयर करता है। और जो सिंगल इक्वल टू है वो हम दूसरे ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग अलग होता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू को साथ में रखते हैं तो ये सिम्बलाइज करता है नॉट इक्वल टू का। फिर नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन। आई होप ये तो आता होगा आपको। ग्रेटर देन और लेस देन दो बीच में हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर को कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है। फिर आता है ग्रेटर इक्वल टू और एक लेस इक्वल टू।
ये तब यूज़ करते हैं तब हमें जो वैल्यूज़ है उससे छोटा और वो वैल्यू दोनों चाहिए रहती है। लेसर इक्वल टू में और ग्रेटर इक्वल टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें गिवन वैल्यू भी चाहिए और उससे बड़ी वाली वैल्यू भी, उससे बड़ी जितनी वैल्यू है वो भी चाहिए, तब हम ग्रेटर इक्वल टू यूज़ करते हैं। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कोड में ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर हम गेट्स जैसे कि गेट्स होते हैं एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारी चीज़ों को इम्प्लाई करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। जैसे लॉजिकल एंड है फर्स्ट वाला, वो तब यूज़ करते हैं जब दो कंडीशन दी हो और दोनों कंडीशन ट्रू हो, तभी वो आंसर ट्रू देता है। जबकि लॉजिकल और है, वो दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब वो और परफॉर्म होगा। और लॉजिकल नॉट तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई भी आंसर का अपोजिट चाहिए, जैसे कि अगर ट्रू हो तो हमें फॉल्स आंसर चाहिए, तब हम लॉजिकल नॉट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी वैल्यूज़ की बाइनरी वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे होते हैं, हमें उनकी बाइनरी वैल्यूज़ के साथ मैनिपुलेशन करना होता है, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि बिटवाइज एंड है, तो कोई भी वैल्यू की बाइनरी वैल्यूज़ में दो डिजिट सेम होने पर ही बिटवाइज एंड यूज़ होता है, और अगर एक वैल्यू सेम होगी तब बिटवाइज और ऑपरेटर यूज़ होता है। जैसे कि 1 है, 1 की बाइनरी वैल्यू होती है 001, और जबकि 2 की वैल्यू होती है 010, तो दोनों की फर्स्ट डिजिट सेम है 00, बट बाकी दोनों डिजिट अलग अलग है, तब हम यूज़ करेंगे और तब एंड यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हमें कोई भी दो प्लेसेस कंपेयर करने हो दोनों डिजिट के, तो हम एंड यूज़ कर सकते हैं, पर आंसर फॉल्स ही आएगा क्योंकि उसकी सिर्फ एक फर्स्ट वैल्यू जो है 00 वही सेम है, बाकी दोनों की अलग है। 1 का होता है 010 और 2 का 0, सॉरी 1 का, एक मिनट लिख ही देता हूँ। 1 है उसका होता है 001, 2 होता है 010, और 3 होता है 011। अगर हम फर्स्ट इसको और इसको कंपेयर कर लें, जैसे सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करें, दोनों सेम है, तो हम बिटवाइज एंड यूज़ कर सकते हैं। और हम जब अगर तीनों कंपेयर करेंगे तब ये अलग हो जाएगा। पर और की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कोई भी अगर एक सेम होगा तब भी ट्रू दिखाएगा, तो ये दोनों सेम ही है तो ट्रू दिखाएगा। पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर रहे हैं, लेट मी फर्स्ट ड्रॉप दिस so you can get proper idea. तो अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 है और ये 3 है, इसमें सिर्फ फर्स्ट प्लेस सेम है, बाकी दोनों अलग है, तो बिटवाइज एंड अगर यूज़ कर रहे हैं हम तो इसमें फॉल्स आंसर आएगा। जबकि अगर और यूज़ करेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि और में और के लिए सिर्फ एक प्लेसेस देखेगा, पर एक प्लेस सेम हुआ तो वो ट्रू आंसर देगा। एक्सओर तब यूज़ करते हैं हम जब हमें पावर यूज़ करना हो, पावर के साथ डील कर रहे होते हैं, जैसे 1:2, 4:5, तब फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में हम सिर्फ अम, जैसे ये बाइनरी वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मेरे को ये वाला 0 को राइट शिफ्ट करना है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और ये 0 आ जाएगा इधर, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1:0:0, तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये बाइनरी वैल्यू जो है वो 4 की होती है। सेम अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना हो,
किसी भी डेसिमल किसी भी बाइनरी वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एक डिजिट को, और उसके हिसाब से हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को निकालेंगे। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें सिंगल इक्वल टू यूज होता है। हम सिंगल इक्वल टू इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इधर वैल्यूज के साथ डील करनी होती है, हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है कि दोनों सेम है कि नहीं। रिलेशनल डाटा इसमें डबल इक्वल टू यूज करते हैं क्योंकि हमें उधर देखना होता है कि हम डाटा टाइप जो हमने दोनों वेरिएबल में यूज किए सेम है या अलग है। फिर नेक्स्ट है हमारा a प्लस इक्वल टू बी। तो ये तब यूज किया जाता है जब हमें a इक्वल टू a प्लस बी इक्वेशन को हमें यूज करना होता है। फिर सेम माइनस इक्वल टू के लिए है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के लिए है, और डिवीजन इक्वल टू के लिए है। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर्स। तो इधर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर सेकंड खत्म हो चुका है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सी प्रोग्राम्स सी सेटअप VS कोड में कैसे करते हैं वो देखेंगे, और मोस्ट ऑफली हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे वो नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा हो सेकंड चैप्टर तक वो आपको समझ में आया है। और अगर तो आप टू आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शटरनेक्स। बाय।